हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूएग्री में। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर को हिंदी में उर्वरक भी कहते हैं। उर्वरक तब तक हमारे लिए उपयोगी हैं जब तक उन्हें हम सही मात्रा में यूज करते हैं। अगर हम मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारे भूमि, हमारे पौधों पे हानिकारक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर। परिभाषा क्या है उर्वरक की, उसके बाद उसको देखते हैं। क्या लिखा है? फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट। क्या कह रहा है ये? उर्वरक जो है वो कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सिंथेटिक, जो हम ऐड करते हैं किसमें? अपने सॉइल में ऐड करते हैं ताकि वो हमारे पौधों के लिए एक या एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान कर सके। एक बार फिर से सुनिए, उर्वरक एक कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे नेचुरल चाहे सिंथेटिक, जो कि हम अपने भूमि में इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो हमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए प्रदान कर सके। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को, उर्वरक को कितने भागों में बांटा गया है देख लेते हैं। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तीसरा है मिक्स फर्टिलाइजर। अब बात आती है स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या है। तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर को हम कह सकते हैं वह उर्वरक जो केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करता हो या देता हो। Those fertilizer which supply only one primary nutrient is known as straight fertilizer। एक बार फिर से सुनिए, Those fertilizer which supply only one primary nutrients to plants is known as straight fertilizer। अब बात आती है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की। तो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या है? वह उर्वरक जो हमें दो या तीन प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करता हो, वह कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहलाएगा। Those fertilizer which supply 2 or 3 primary nutrients is known as कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब बात मैंने बहुत 2 बार बोला कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या है? एनपीके। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो तीनों हैं ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों प्राथमिक पोषक तत्व हैं। अब बात आती है मिक्स फर्टिलाइजर की। मिक्स फर्टिलाइजर क्या है? तो मिक्स फर्टिलाइजर कुछ नहीं, स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मिक्सचर है। 2 या 2 से अधिक स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मिक्सचर ही मिक्स फर्टिलाइजर कहलाता है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं हम। तो बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेट फर्टिलाइजर का यूरिया। क्या है? यूरिया। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। कितना? 46%। कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल क्या है? डाई अमोनिया फॉस्फेट। डाई अमोनिया फॉस्फेट। और नाइट्रो फॉस्फेट। ये 2 एग्जाम्पल हैं कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के। अब बात आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म पे उर्वरक को 2 भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड। देखते ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ, एक सॉलिड फॉर्म में होगा, एक लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आप जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। सॉलिड में आ जाएगा आपका पाउडर, जैसे पाउडर हो गया, क्रिस्टल हो गया, ग्रेनुअल्स हो गए और सुपर ग्रेनुअल्स। पिल्स भी आएंगे। ये सब थे सॉलिड जो फर्टिलाइजर होते हैं। पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, सुपर ग्रेनुअल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे पिल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? लिक्विड के फॉर्म में।
ये इजी होते हैं कि हमको अपने क्रॉप को देना है तो इरिगेशन के माध्यम से ही हम उनको दे सकते हैं और इजी टू हैंडल होता है ये सब थे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर की परिभाषाएं मैंने बताई, क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म पे 2 भागों में बांटा गया है, सॉलिड और लिक्विड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। बायो फर्टिलाइजर को हिंदी में कहते हैं जैव उर्वरक। जैसा कि यहाँ पे शब्द लिखा है बायो, जो वर्ड है बायो इसका मतलब है लिविंग या जीवित। तो जो हमारा उर्वरक होगा वो जीवित या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या जीवित सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना होगा। जैव उर्वरक जो हैं वो नेचर में बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे जो भूमि में है उसे उनके टेक्सचर, उनके स्ट्रक्चर पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो सीधे अभी चलते हैं हम अपने परिभाषा की तरफ। क्या लिखा है, बायो फर्टिलाइजर डिफाइंड एज प्रिपरेशंस containing living cells or a latent cells of a efficient strain of microorganism। क्या कह रहा है ये, जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, वो किससे मिलकर बना होगा, या तो लिविंग सेल या तो लेटेंट सेल, वो भी किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एफिशिएंट स्ट्रेन, जो जैव उर्वरक है हमारा वो किससे मिलकर बना होगा, लिविंग सेल से या तो लेटेंट सेल से, सूक्ष्म जीवों के लिविंग सेल से, जीवित सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, वो भी किसके, एफिशिएंट स्ट्रेन। हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उर्वरक नहीं बना सकते, हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन्हीं सूक्ष्म जीवों से उर्वरक बना सकते हैं जो हमारे जो नॉन यूजेबल एलिमेंट्स हैं उसे वो यूजेबल एलिमेंट्स में परिवर्तित करते हो। उन्हीं सूक्ष्म जीवों को हम लेंगे जो नॉन यूजेबल एलिमेंट्स को यूजेबल एलिमेंट्स में बदलते हो। आगे क्या लिखा है, दैट हेल्प क्रॉप प्लांट्स अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय देयर इंटरेक्शन इन द राइजोस्फीयर। अब ये राइजोस्फीयर क्या है, राइजोस्फीयर वह भाग है, वह छोटा सा एरिया है जहां मतलब कि हमारे रूट के आसपास का जो छोटा सा एरिया है जो कि किससे प्रभावित होते रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कब प्रभावित होते हैं, जब हमारा जो हमारे जड़ से, हमारे पौधे के जड़ से जो लिक्विड है वो सेक्रेट करता है, तो वही राइजोस्फीयर कहलाता है। तो क्या कह रहा था, दैट हेल्प क्रॉप प्लांट्स अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये मदद करते हैं किसमें, प्लांट्स को, हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व लेने में। और कब, व्हेन अप्लाइड थ्रू सीड और सॉइल, जब हम अप्लाई करते हैं सीड के साथ, सीड ट्रीटमेंट जब करते हैं, सीड बीज को संशोधित जब हम करते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं राइजोबियम, तो राइजोबियम से जब हम बीज को संशोधित करते हैं तो हम अपने बीजों को राइजोबियम कल्चर में घोल के अब बीज को बो देते हैं। तो जब वो राइजोबियम हमारे भूमि के अंदर जाएगा तो वो जो बैक्टीरिया है या जो भी हमारा राइजोबियम कल्चर है वो प्लांट्स को क्या करेगा, मदद करेगा कि वो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व ले। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, दे एक्सेलरेट सर्टेन माइक्रोबियल प्रोसेसेस इन द सॉइल विच ऑगमेंट द एक्सटेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फॉर्म इजिली एसिमिलेटेड बाय प्लांट्स। ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, माइक्रोबियल प्रोसेस से एक्सेलरेट करेगा हमारी भूमि में जो कि एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो कि न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व है उसको प्रदान करेगा ताकि जो हमारे पौधे हैं वो आसानी से ले सके, हमारे जो पौधे हैं वो पोषक तत्वों को आसानी से ले सके। जैसा कि जो हमारा अभी मैंने एग्जांपल बताया था राइजोबियम, तो क्या होता है कि वो वातावरण जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है उसे वो फिक्स करता है सॉइल में ताकि वो हमारे प्लांट को ले सके इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्म में हमारे प्लांट ले लेते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इससे पहले हम देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर का जो है लाभ है क्या क्या है। तो ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है,
और हमारे जो भूमि है, हमारा जो भूमि है वो उसको हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हमारे भूमि का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट जो होगा वो बढ़ाएगा। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। पहला है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक जानते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है? सिम्बियोटिक ग्रुप में आता है। कौन सा ग्रुप में आता है? सिम्बियोटिक ग्रुप में आता है। ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स करता है, मतलब कि वातावरणीय नाइट्रोजन जो होते हैं उसको फिक्स करता है। कहाँ पे? हमारे सॉइल में फिक्स करेगा, ताकि हमारे जो हमारा जो पौधा है वो आसानी से ले सके। किसके फॉर्म में? अभी मैंने बताया था अमोनियम फॉर्म। राइजोबियम हम किस में डालते हैं? लेग्यूम क्रॉप्स में। लेग्यूम क्रॉप्स में यूज करते हैं। जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? लेग्यूम क्रॉप्स में राइजोबियम यूज करते हैं। और दूसरा है एजोक्टोबैक्टर। ये कहाँ यूज करेंगे हम? ये राइस में, राइस, कॉटन में। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग। ये किस ग्रुप के हैं? फ्री लिविंग ग्रुप के हैं। तीसरा है एजोस्पिरिलम। ये क्या है? ये भी नाइट्रोजन को, ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में यूज किया जाता है, जैसे कि सेरल्स क्रॉप में यूज किए जाते हैं। बैकग्राउंड साउंड के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो अभी फेस्टिवल चल रहा है। तो चौथा हम देखते हैं, पहला साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BGA। तो ये जनरली कहाँ यूज होता है? ये और ये अजोला दोनों कहाँ यूज होते हैं? मुख्यतः राइस कल्टीवेशन में। कहाँ यूज होते हैं? राइस कल्टीवेशन में। और ये जो दोनों है साथ में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे? अभी मैंने बताया था राइस कल्टीवेशन में यूज किए जाते हैं। एसोसिएशन जो होता है इनका दोनों का साथ में किया जाता है। और एजोला जो है वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म है, मतलब पानी में ये तैरता रहता है। हम अपने जो हमारा राइस का कल्टीवेशन है, मतलब कि धान की जब हम खेती करते हैं तो एजोला को डालते हैं, ताकि वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो हमारे भूमि में फिक्स हो जाए, या इनके द्वारा हो जाए, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये सब थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, देख लीजिए। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी हैं पांचों, अगर इन्हें डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट जरूर करें। मैं इनका अलग से वीडियो बनाऊंगा। किसका? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और साइनोबैक्टीरिया और एजोला का। इन पांचों का अलग वीडियो मैं बना दूंगा, विस्तृत जानकारी इनके बारे में, इनका रूपरेखा कैसा, मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, सब कुछ अलग से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।